मैंने अपनी 2 साल की इस जर्नी में ये एक्सपीरियंस किया है कि 2 से 3 ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर किसी स्टूडेंट्स के मन में होते हैं, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के मन में भी थे और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के मन में भी थे। सिर्फ पहला क्वेश्चन जो किसी के मन में आता है कि क्या मैं इंग्लिश बोलना सीख पाऊंगा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग ओनली हियर कि कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास इन्वायरमेंट है, आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, क्योंकि मैं खुद भी हिंदी मीडियम से ही हूँ। मेरे पास भी गांव का ही माहौल है जहाँ पर किसी को नहीं पता, किसी को अहमियत ही नहीं पता कि इंग्लिश की कितनी बड़ी अहमियत होती है। कोई नहीं जानता यहाँ पर कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फिर भी मैंने सीखा और अब मैं सिखा रही हूँ। Hello and welcome back to my channel. This is Tina and you are watching me on Real Learning English classes. Here we learn English without doing any kind of translation, but by understanding the sense behind the action. Today I have a good news for you that मैं लेकर के आ रही हूँ 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें हम सफ़र तय करेंगे बेसिक से लेकर तो एडवांस तक का। पहले हम जानते हैं कि ये कोर्स किन किन लोगों के लिए है। तो अगर आप बिगिनर हो, जिन्होंने कि अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जो सोच रहे हैं इंग्लिश सीखने का, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए भी है। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि ग्रामर की सारी चीज़ें आती हैं, टेंसेस, मॉडल वर्ब सब कुछ सीखा हुआ है, लेकिन जब भी बोलने जाते हैं तो समझ में ही नहीं आता कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर यूज़ करना है। अगर आप उनमें से एक हो तो ये कोर्स आपके लिए भी है। अगर आप उनमें से हो जिनको कि सारी चीज़ें आती हैं, जो बोल भी लेते हैं, लेकिन हम फिर भी गलती कर बैठते हैं, पास्ट सिंपल की जगह पर परफेक्ट यूज़ कर देते हैं, तो कहीं पर वॉज के साथ में सेकंड फॉर्म का यूज़ कर देते हैं, कुछ भी जो भी गलतियां होती है ग्रामर के अंदर, या फिर प्रैक्टिस करने में समझ में नहीं आता कि खुद से कैसे प्रैक्टिस करें, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए भी है। यानी कि कुल मिलाकर के हर किसी लर्नर के लिए ये कोर्स है। सो यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे तो एडवांस तक जाएंगे, राइट। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई क्लासेस दैट कि इसमें एक ऐसी चीज़ है जो कि इस क्लास को बाकी सभी क्लासेस से अलग बनाती है, और वो ये है कि यहाँ पर हम किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसलेशन नहीं करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि YouTube पर भी ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं, और ऑफलाइन भी कहीं अगर जाते हो आप तो बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जो आज भी उसी मेथड को फॉलो करते हैं, जो कि वही ता है, ते है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, इसी तरह से इंग्लिश सीखने की टिप्स हमें देते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से ही आई हुई हूँ, मैं भी एक गांव में रहती हूँ जहाँ से अभी ये फ़िलहाल मैं वीडियो बना रही हूँ, वहीं पर मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस चलाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप ट्रांसलेशन करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। क्योंकि ऐसे तो हमें ट्रांसलेशन आएगा, रहा है, रही आ गया तो ING लगा दो, चुका है, चुकी आ गया तो ये लगा दो। बोलते टाइम तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि हम सोचें कि रहा है आ रहा है, चुका है आ रहा है, क्या आ रहा है। क्योंकि जब भी आप ट्रांसलेशन के थ्रू प्रैक्टिस करते हो, इंग्लिश सीखने की शुरुआत अगर आप ट्रांसलेशन से कर रहे हो, तो वहाँ पर आप कभी भी बोलना नहीं सीख पाते हो। ट्रांसलेशन तो हमें आ जाता है, अगर मैं आपको एक टेंस समझा दूँ और सेंटेंसेस दे दूँ कि अच्छा इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना करके देखो, तो आप बना लोगे, क्योंकि आपको पता है कि हमने यही टेंस सीखा है और इनमें इसी का यूज़ करना है। लेकिन जब भी आप बाहर जाकर के कुछ बोलने की कोशिश करोगे या फिर किसी के साथ भी कॉन्वर्जेशन करते हो, वहाँ पर आपके पास कुछ नहीं होता है ट्रांसलेशन करने के लिए, वहाँ तो आपको खुद ही बोलना है। तो इसीलिए हम क्लास के अंदर किसी भी तरह का कोई ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, बल्कि सिचुएशंस लेंगे, रियल सिचुएशंस उठाएंगे, कॉन्वर्जेशन करेंगे और उनके थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। सेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी लैंग्वेज में जिसे हम बोलते हैं उसे इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बोला जाता है, और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी टू इंग्लिश करके कोई भी इंग्लिश नहीं सीख सकता। क्यों? क्योंकि हर किसी की नेटिव लैंग्वेज अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हिंदी आता हो, और ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश सीखने के लिए पहले आपको हिंदी सीखना पड़ेगा, राइट। ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो भी जितनी भी हम क्लासेस लेंगे, उसमें मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगी ट्रांसलेट करने के लिए, मैं सिर्फ कुछ सिचुएशंस दूंगी। हम सीखेंगे कि कैसे प्रैक्टिस करना है, मैं आपको गाइड करूंगी कैसे प्रैक्टिस करना है, बट प्रैक्टिस आपको खुद को ही करना है।
क्योंकि इम्प्रूवमेंट तभी आता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। सीखने में तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, लेकिन उन्हें अप्लाई भी हमें करना है। अगर आपको बगैर इन्वायरमेंट के कोई फ्रेंड नहीं है आपके पास और फिर भी अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ कि आपका पर्पस, आपका क्या पर्पस है, क्यों आप सीखना चाहते हो, वो पर्पस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि क्यों आपको इंग्लिश सीखना है, राइट। अगर आपके पास पर्पस होगा तो फिर आपको किसी इन्वायरमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही किसी फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिस करने के लिए। जिस भी पर्पस के लिए आप सीख रहे हो उसी पर्पस के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि मुझे सीखना था क्योंकि मुझे पढ़ाना था, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, आई लव टीचिंग, इसीलिए मुझे इंग्लिश पढ़ाना था क्योंकि मेरे पास और कोई चीज़ नहीं थी जिसे मैं पढ़ा पाऊँ। मुझे सिर्फ ग्रामर आती थी और इसीलिए मैंने स्पोकन इंग्लिश सीखा ताकि मैं पढ़ा पाऊँ, राइट। तो मैंने उसी पर्पस को कंप्लीट किया अपने। जैसे ही मैं सीखती गई मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया। तो आपको भी वही करना है, जिस भी किसी पर्पस के लिए आप सीख रहे हो आपको उस पर्पस को फुलफिल करना है, दैट्स इट। सेकेंड थिंग आपके पास होनी चाहिए जो कि इंटरेस्ट, यानी कि इस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं ये तो आपका कंपल्शन है कि आपको सीखना पड़ रहा है, मजबूरी है, कुछ और कर नहीं सकते, क्या करें, इंग्लिश सीखनी बहुत ज़रूरी हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंजॉय करना है हमें इस प्रोसेस को, तभी जा कर के आप सीख पाओगे। और जब भी किसी चीज़ को हम एंजॉय करते हैं तो हमें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आइडियाज़ आने लग जाते हैं कि अब इस चीज़ को, इस काम को कैसे कंप्लीट करना है, राइट। सो आज ये हमारा फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में हम कुछ बेसिक सी चीज़ें सीखेंगे जो कि इस लैंग्वेज को सीखने से पहले बहुत ज़रूरी है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास नाउ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप चाहते हो कि आपके कोई और फ्रेंड्स वगैरह जो भी कोई है आपके जानने वाले, अगर वो भी इसी तरह से ऐसी ही किसी क्लास की तलाश में हैं तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे सेंटेंस फ्रेमिंग। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ होती है जिसमें कि हर किसी को प्रॉब्लम होता है। भले ही आपको आगे की चीज़ें आती हैं लेकिन फिर भी हम सेंटेंस फ्रेम करते टाइम गलती कर बैठते हैं। कहीं पर कुछ यूज़ कर देते हैं तो कहीं पर कुछ यूज़ कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर ऐड करना है। इसीलिए पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। आपने पढ़ा होगा अभी तक कि वर्ड्स के ग्रुप को सेंटेंस कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे छोटी यूनिट जो इंग्लिश में होती है वो होता है लेटर। लेटर से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, लेकिन एक वर्ड का भी एक सेंटेंस हो सकता है। सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर की सेंस और टेंस दोनों होते हैं। टेंस का मतलब होता है कि टाइम, राइट, जो कि हमें टाइम बताए किसी एक्शन का या फिर किसी सब्जेक्ट की स्टेट का। कि जैसे मैंने बोला कि अभी मैं अपने घर पर हूँ, तो यहाँ पर घर पर हूँ इससे क्या पता चल रहा है कि प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ। 3 टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो तीनों टाइम को बताने का काम करते हैं टेंस, यानी कि हमारी वर्ब जो होती है वो हमें बताती है टाइम। तो एक सेंटेंस के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक तो उसकी सेंस और दूसरा होता है टेंस यानी कि टाइम। 2 चीज़ों से मिलकर के सेंटेंस बना होता है। लेट्स सी। सेंस यानी कि वर्ड्स के ग्रुप को ही हम सेंटेंस नहीं बोलते हैं। वर्ड्स का ग्रुप तो हम कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उसकी सेंस होनी चाहिए और टेंस होना चाहिए, तभी जाकर के वो एक सेंटेंस कहलाता है। एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अब ज़्यादा ग्रामर में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट आप मान सकते हो कि प्रेडिकेट के अंदर वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर उसके अपने खुद का एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। और उसका जो सीक्वेंस रहता है एक सेंटेंस का वो हमेशा रहता है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर हमारी आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट। यानी कि ये एक सीक्वेंस होता है, कभी आप इनको आगे पीछे नहीं करते हो कि ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले चला गया, सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आ गया, फिर मेन वर्ब पहले ही आ गई। ऐसा नहीं होता है, ये एक सीक्वेंस में ही हमेशा यूज़ होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। 2 तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें एक में हम सब्जेक्ट की स्टेट की बात करते हैं, यानी कि कोई सब्जेक्ट कैसा है, कहाँ है, कौन है या फिर क्या है। और एक तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कि हम एक्शंस की बात करते हैं, यानी कि उसी सब्जेक्ट ने क्या किया है, वो क्या करता है, क्या किया था, या फिर जिस भी काम को करने की हम बात करते हैं, राइट। पहले हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है, राइट। जब भी आप टेंसेस पढ़ते हो या फिर किसी भी तरह की जो भी सेंस के अकॉर्डिंग आप लगाते हो तो वहाँ पर हमेशा सिर्फ चेंजेस 2 ही चीज़ों का होता है, एक तो हमारी मेन वर्ब का और एक होता है हेल्पिंग वर्ब का।
यानी कि मेन वर्ब हमें एक्शन बताती है कि आप कौन सी एक्शन यानी कि किस काम के बारे में बात कर रहे हो, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उस एक्शन का टाइम हमें बताती है कि वो काम किस टाइम पर हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट की बात आप कर रहे हो या फिर फ्यूचर की बात कर रहे हो। ये सारी चीज़ें वापस से आगे के जो लेक्चर्स रहेंगे उनमें हम फिर से सीखेंगे और तब जाकर के आपको सारी ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। सो कुछ भी किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं सारे वहाँ पर आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले उन्हीं डाउट्स को क्लियर करेंगे, उन्हीं पर डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे की जो भी क्लास रहेगी उसे कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो पहले समझते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, राइट। सो सब्जेक्ट वो होता है दैट यू कैन रीड हियर दैट सब्जेक्ट इज द वन होम और विच वी टॉक अबाउट और द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन, राइट। आपने सुना होगा कि सब्जेक्ट करता होता है, ये तो हिंदी में हो गया कि सब्जेक्ट करता होता है। जरूरी नहीं होता है कि जो काम को कर रहा है वही हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जो या तो कोई काम कर रहा है या फिर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ना कि करता कोई सब्जेक्ट होता है। सिर्फ करता सब्जेक्ट नहीं होता, या तो हम उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं या फिर वो किसी काम को कर रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं वीडियो बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी बात कर रही हूँ और मैं किसी काम को कर रही हूँ यहाँ पर, तो मैं सब्जेक्ट हो गई। वही मैंने बोला कि वो अभी बाजार जा रहा है, तो वो बाजार जा रहा है तो मैं यहाँ पर उसकी बात कर रही हूँ, तो वो सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैंने बोला कि आप अभी अपने रूम में बैठे हो, राइट, तो यहाँ पर मैं आपकी बात कर रही हूँ लेकिन आप कोई काम नहीं कर रहे हो, बट मैं बात तो आप ही की कर रही हूँ, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, आप हो गए। इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि जो काम को कर रहा है वही हमारा सब्जेक्ट हो, जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, राइट। यू कैन सी दिस सेंटेंस हियर दैट रोहन इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर रोहन किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहा है, हम उसकी स्टेट बता रहे कि रोहन क्या है, एक स्टूडेंट है, बट हमारा सब्जेक्ट भी क्या है, रोहन ही है, क्योंकि हम रोहन के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन दैट ही गोज टू स्कूल डेली। अब हम ही की बात कर रहे हैं कि ही क्या करता है, रोज स्कूल जाता है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, ही हो गया, राइट। लेट्स सी कि वर्ब क्या होती है, क्योंकि हमारे सेंटेंस में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक हमारा सब्जेक्ट, जो कि अभी हमने देखा, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके भी बारे में हम बात करते हैं या फिर जो भी काम को कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग होती है वर्ब। तो वर्ब तीन तरह की होती है, एक होती है हमारी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एक होती है लिंकिंग वर्ब। अब इनको डीप में पढ़ना है तो वो हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे कि मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कैसे काम करती है, लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है, कैसे काम करते हैं, इनको हम किसी और सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। बट आज के लिए हम ऊपर ऊपर से देखेंगे कि ये एक्चुअल में इनका काम कैसे होता है, इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, राइट। सो लेट्स सी द मेन वर्ब फर्स्ट कि मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब को ही हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, यानी कि मेन वर्ब का काम क्या होता है, एक्शन को बताना कि एक सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो काम होता है मेन वर्ब का। जैसे मैंने बोला कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या काम कर रही हूँ, पढ़ाने का काम कर रही हूँ, राइट। तो ये क्या हो गई, मेरी एक्शन वर्ब हो गई। सो आई एम टीचिंग हियर, तो यहाँ पर टीचिंग क्या हो गया, हमारी मेन वर्ब हो गई। वैसे ही मैंने बोला कि आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आप क्या काम कर रहे हो, क्लास अटेंड करने का काम कर रहे हो। सो यू आर अटेंडिंग द क्लास राइट नाउ। सो यहाँ पर अटेंडिंग हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है, राइट। और वहीं पर अगर हम हेल्पिंग वर्ब देखें, एज यू कैन रीड हियर दैट दीज वर्ब्स, जो एक्शन वर्ब्स होती हैं, दीज वर्ब्स डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटल एक्शंस, दे शो what the subject of the sentence is doing। यानी कि ये क्या करती है, फिजिकल और मेंटल जो एक्शंस होती हैं उनको बताने का काम करती है। ये हमें बताती है कि एक जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि हमें किसी भी तरह की डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है और ना ही याद करने की ज़रूरत है। ये तो मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन बताने के लिए, ताकि कुछ ना कुछ दिखे यहाँ पर, इसीलिए मैंने बनाया हुआ है। लेकिन प्रेजेंटेशन में भी हमें किसी भी तरह का कुछ भी चीज़ को रट करके नहीं रखना है, सिर्फ समझना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? यू कैन सी द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर दैट शी रन्स एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर शी क्या करती है, रन करती है। तो यहाँ पर जो हमारी मेन वर्ब हो गई वो क्या हो गया, रन्स हो गया। अब यहाँ पर एस क्यों आया, ये सारी चीजें हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर दैट ही एट लंच क्विकली, राइट। यानी कि उसने क्या किया, लंच बहुत जल्दी में कर लिया। तो यहाँ पर भी हमने क्या एक्शन क्या है हमारी, एट यानी कि खाना।
जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है ईट की सेकेंड फॉर्म एट, ये भी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। हमें सिर्फ समझना है कि एक मेन वर्ब या फिर एक्शन वर्ब क्या होती है, राइट, यानी कि उसने जो काम किया है वो हमारी यहाँ पर मेन वर्ब हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर दैट दे थिंक अबाउट देयर फ्यूचर। दे थिंक, उन्होंने सोचने का काम किया है यहाँ पर, इसीलिए हमने यूज कर दिया थिंक। थिंक क्या हो गई हमारी मेन वर्ब हो गई। नाउ लेट्स सी कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स वो होती है जो कि मेन वर्ब की हेल्प करने का काम करती है, राइट, यानी कि हेल्प कैसे करती है? मेन वर्ब तो हमें एक्शन बताती है सिर्फ कि क्या काम हुआ है या फिर क्या काम हो रहा है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो टाइम बताने में मेन वर्ब की हेल्प करती है। टाइम बताने से यानी कि प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, पास्ट में कोई हुआ था या फिर फ्यूचर में होगा, ये जो टाइम बताने का काम होता है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम होता है, जो कि मेन वर्ब की हेल्प करती है टाइम बताने में, राइट। तो अब यहाँ पर बहुत तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनको हम जैसे जैसे टेंसेस पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर्स जो हम अटेंड करेंगे उनमें हम सारी चीज़ों को सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने बोला शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, राइट, तो ये हैज़ क्या है? ये उसने क्या काम किया है? होमवर्क फिनिश करने का। तो फिनिश तो हमारी मेन वर्ब हो गई, और हैज़ क्या है? उसकी हेल्प कर रहा है टाइम बताने में कि अभी प्रेजेंट के टाइम पर उसने अपना काम कंप्लीट किया है। अब ये हैज़ क्यों आया यहाँ पर, ये भी हम आगे के सेंटेंस, आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे, राइट। सो बी पेशेंट, यहाँ पर हमें सिर्फ फोकस करना है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, दैट्स इट। और सारी चीज़ें क्यों आई है, क्या यूज़ हुआ है, ये सारी ही चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी जैसे जैसे आप क्लासेस लेते जाओगे, क्योंकि एक ही साथ में हम सारी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, राइट। एक एक करके ही हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ को यूज़ करके हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, सारी ही चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि ये 90 डेज का कोर्स है, राइट। सो बी पेशेंट एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। द नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी हियर दैट दे कैन स्विम। तो यहाँ पर स्विम जो है ये हमारी मेन वर्ब है, और कैन क्या बता रहा है? उसकी हेल्प कर रहा है, उसकी एबिलिटी बता रहा है कि वो क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। तो ये जो कैन है ये उसकी एबिलिटी शो कर रहा है प्रेजेंट के टाइम की, और एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। सो जो हमारी मॉडल वर्ब्स होती है वो भी हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है, इनको भी हम आगे जा करके पढ़ेंगे। नाउ लेट्स सी कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो कि मेन वर्ब की हेल्प करती है, वैसे ही लिंकिंग वर्ब जो होती है, लिंकिंग वर्ब का काम होता है अपने सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में लिंक करना। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट से ही हमें पता चलता है कंप्लीट, राइट, यानी कि जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का काम करता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, और कॉम्प्लीमेंट को उसके सब्जेक्ट के साथ में लिंक करने का काम होता है लिंकिंग वर्ब का। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम किसी सब्जेक्ट की स्टेट की बात करते हैं, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई एक्शन नहीं होती, बल्कि हम सिर्फ बताते हैं कि कोई सब्जेक्ट कैसा है, क्या है, कहाँ पर है, उसी सेंटेंस में, उसी सेंस में हम लिंकिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि शी इज़ ब्यूटीफुल, राइट, तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, जिसने कि शी को कंप्लीट करने का काम किया कि शी कैसी है, ब्यूटीफुल है। और शी और ब्यूटीफुल दोनों को आपस में जो लिंक कर रहा है वो हमारा काम कर रहा है इज़, यानी कि इज़ यहाँ पर क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गई, राइट। जैसे यहाँ पर है शी इज़ हैप्पी, राइट, शी इज़ हैप्पी। तो हैप्पी क्या है? कॉम्प्लीमेंट है जो कि शी को कंप्लीट करने का काम कर रहा है कि शी कैसी है, खुश है, और शी को हैप्पी से जोड़ने का काम कर रहा है, इन दोनों को आपस में जो जोड़ने का काम कर रहा है वो है हमारा इज़, यानी कि इज़ क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब जो दोनों को आपस में लिंक कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। आपने सुना होगा कि इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो वो होती है जो मेन वर्ब की हेल्प करती है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, राइट। ही सीम्स टायर्ड। अब यहाँ पर ये जो सिम्स है इसने भी ही की स्टेट बताई है कि ही कैसा है, टायर्ड है। अब ये सिम्स लिंकिंग वर्ब क्यों है इसको भी हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, सीखेंगे वहाँ पर अच्छे से, लेकिन आज अभी शुरुआत में ही इन चीज़ों को सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा झमेला हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको आगे जा करके सीखेंगे। अभी इस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं कि सिम्स यहाँ पर क्यों लगा, जैसे कि नेक्स्ट वाले सेंटेंस में आ रहा है शी लुक्स ब्यूटीफुल, राइट। तो यहाँ पर भी ये लुक क्यों आया एज अ लिंकिंग वर्ब, इसको भी हम आगे के सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमें इतना समझना है कि एक सब्जेक्ट क्या होता है,
सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, तो जो भी हमने चीज़ें सीखी है, सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, सेंटेंस का एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। कहने का मतलब ये है कि एक के बाद एक सारी चीज़ें आती हैं, इनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट लास्ट में चला गया। सिर्फ आप जब भी क्वेश्चन बनाते हो उस सेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर के आ जाते हैं। वो भी हम अभी आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे कि कैसे होता है, राइट। तो जो आज हमने सीखा है कि सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सेंटेंस के अंदर, एक सब्जेक्ट और दूसरी उसकी वर्ब। सब्जेक्ट हमें बताता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और वर्ब हमें उस एक्शन का, जो भी काम को कर रहा है या फिर जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी स्टेट या फिर उसकी एक्शन का टाइम बताता है कि वो किस टाइम की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, पास्ट की या फिर फ्यूचर की, राइट। तीन तरह की वर्ब होती है, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हमें बताती है कि एक्शन क्या कर रहा है, जो भी सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है कि उस एक्शन का टाइम क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। और लिंकिंग वर्ब हमें बताता है कि जो भी सब्जेक्ट है वो उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ में लिंक करता है, दोनों को आपस में लिंक करने का काम करता है, जो हमें बताता है कि कोई सब्जेक्ट की स्टेट कैसी है, वो भी क्या है, कौन है, कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें हमें लिंकिंग वर्ब से पता चलती हैं। अब कल के लेक्चर में, जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम सीखेंगे कि किसी सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में हमें कैसे बात करनी है। इज एम आर का हम यूज़ कहाँ पर करेंगे, वॉज वर का यूज़ कहाँ पर करेंगे, कैसे बताना है कि कोई सब्जेक्ट कैसा है, क्या है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि बी की फॉर्म्स के बारे में हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर पूछिएगा। जो भी कुछ डाउट होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल क्लियर करेंगे। बहुत ही छोटी सी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा लोड देने की ज़रूरत नहीं है अपने माइंड के ऊपर। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप मुझसे बिल्कुल फ्री होकर के पूछ सकते हो, क्योंकि ये हमारी इतनी हेल्प नहीं करेगा स्पोकन इंग्लिश में बोलने में। ये तो सिर्फ बेसिक सी चीज़ थी जो कि हमें देखना बहुत ज़रूरी था। एक बार समझ में आ गया, धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, 1 से 2 ही लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो बी विथ मी ओनली फॉर 15 डेज, जिसमें ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्लासेस आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है।